राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम लोग जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा उनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास देख रहे हैं, जिसमें एक क्लास हम लोग देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत उसकी भूमिका और विषय सूची को हमने देखा है। अब ये सेकेंड यानी दूसरी क्लास है, और दूसरी क्लास में हम लोग जो है अ, काल विभाजन का आधार देखेंगे। विषय सूची में आप देखेंगे 1 नंबर ये जो लिखा हुआ है, ये जो है काल विभाजन का आधार है। इस शीर्षक का नाम काल विभाजन का आधार दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर व्यास सम्मान भी मिल चुका है 1996 का, और 1986 में लिखी गई है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ये पुस्तक हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको बहुत तेज पढ़ना होगा तो आप इसे स्पीड में करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। पर मैं जो हूँ इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाला हूँ, आराम आराम से समझते भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तभी जो है हमारा अगला वीडियो बनाने की हिम्मत और ताकत हमें मिलती है। ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ये जरूर करना। ठीक है। अच्छा हो अच्छा, बुरा हो बुरा, बात समझ में है? और शेयर भी करना ताकि सभी के यहाँ ये वीडियो पहुंच सके, ताकि हम और ऊर्जा के साथ आपको अगला वीडियो दे सके इसका। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इतिहास की प्रस्तुत अध्ययन क्रम में, कह रहे हैं इतिहास के जो प्रस्तुत अध्ययन क्रम, एक क्रम होना चाहिए। इतिहास को पढ़ने का क्रम हो या उसको प्रस्तुत करने का एक क्रम होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है। तो कह रहे हैं कि उसके लिए मैंने जो है जो वो क्रम लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम की बात, किसी भी इतिहास को लिखने से पहले उसका एक क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए कि पहले क्या होगा, फिर पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो इसके लिए मैंने जो उसका काल विभाजन लिया है, वो सामान्य विभाजन मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही काल विभाजन को आधार बना करके चल दिया हूँ। यानी उसमें नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं है। जो उन्होंने काल विभाजन किया है उसी को आधार बनाकर वो उन्होंने आगे बढ़ा है। और कह रहे हैं कि जिसका कुछ संशोधन के साथ, ये कह रहे हैं कि जिसका कुछ संशोधन, थोड़ा बहुत संशोधन के साथ ईसवी सन में रूपांतरण कर दिया गया है। और कैसे किए हैं? तो कह रहे हैं कि इस प्रकार कर दिया हूं। अर्थात ये बता रहे हैं कि मैंने जो है उनके सन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और परिवर्तन करके मैंने उसको वो विक्रमी संवत में लिखे हैं, तो मैं जो हूँ ईसवी सन में इसका रूपांतरण कर दिया है। यानी मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ईसवी सन में है। आदिकाल, तो आदिकाल तो शुक्ल जी ने नाम दिया ही है। आदिकाल बिरगाथा काल दोनों नाम उन्होंने कर दिया दोहरा नामकरण के दौरान। और उन्होंने 993 ईस्वी से, आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि अगर मैं उनका ईस्वी में लूँ, क्योंकि 1050 संवत से उन्होंने बताया है, लेकिन मैं अगर सन में देखूं तो शुक्ल जी ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी उनका आता है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है इसे 993 की जगह 7 साल बढ़ा के सीधे सीधे 1000 कर देते हैं, और कहते हैं 1000 से लेकर के
और 1318 की जगह 1350 कर देते हैं, कहते हैं 1000 से 1350 मान लीजिए। इसके बाद सीधा सीधा, ताकि सिंपल रहे। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, दूसरा इन्होंने भाग पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, चूंकि ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में भी यही नाम है। इसका इन्होंने समय दिया कि 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी, ये सब ईस्वी में है, ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूज ना होंगे, ठीक ना। ये किस में है? ईस्वी में है, सब के सब ईस्वी में है, ठीक है, सब के सब ईस्वी में है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि उत्तर मध्य काल, अगला जो भाग है उत्तर मध्य काल है, और ये जो है इसको रीतिकाल, ये दोहरा नामकरण जैसे शुक्ल जी ने किया है वही चीज उन्होंने उठाया। और 1650 से 1850, आपने देखा होगा 1843 लगभग शुक्ल जी के यहाँ मिलता है, लेकिन इस 7 साल ये उन्होंने बढ़ाया है। तो 1650 से 1850 ईस्वी हो गया। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल को गदकाल शुक्ल ने कहा है, इन्होंने भी लिख दिया है। और 1850 से अब तक इन्होंने खाली छोड़ा हुआ। आगे कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कालों की अवधि घटती अवधि, अवधि का मतलब समय, कह रहे हैं कि जो आदिकाल है इसका समय देखा जाए तो 350 कितना है, 350 साल का है। आदिकाल हमारा 350 साल का है। फिर पूर्व मध्यकाल को देखा जाए तो 300 साल का है। और उत्तर मध्यकाल को देखा जाए यानी रीतिकाल को तो 200 साल का है। आप देखेंगे घटा करके तो 200 साल मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो कालों की घटती अवधि है यानी 350 है, फिर 300 है, फिर 200 है, लगातार घट रहा है। पहले 350 था एक काल, फिर दूसरा काल 300 साल का हुआ, फिर तीसरा काल 200 वर्ष का हुआ। लेकिन आज कह रहे हैं कि ये तो मेरे अनुसार है, जो मैंने थोड़ा बहुत संशोधन करके किया है। लेकिन अगर शुक्ल जी का देखें तो वहां भी आपको घटता हुआ नजर आएगा। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विक्रमी विभाजन में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें दिखाई देगा कि आदिकाल 325 साल का है, भक्ति काल भी 325 साल का है, लेकिन रीतिकाल 200 साल का है, और आधुनिक काल जो है इनका 85 वर्ष का है। तो लगातार घट रहा है। और इसी तरह जैसे भारतेंदु युग और कम हो गया, द्विवेदी युग और कम हो गया, छायावाद भी कम हो गया, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इसी तरह लगातार घटता जा रहा है। यानी कालों का जो अवधि है वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार घटता हुआ चला गया है? तो उसका रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण संचार संसाधनों की तीव्रता है। इसका मुख्य कारण यही है कि संचार और संसाधन तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से किसी भी युग को ज़्यादा समय नहीं लग रहा है समाप्त होने में। और मानवीय संपर्क की बढ़त है, दूसरा कह रहे हैं कि मानवीय संपर्क की बढ़त है, संचार संसाधनों की तीव्रता हो रही है और मानवीय संपर्क की बढ़त हो रही है, जिसकी वजह से युग क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी निपट रहे हैं यानी समाप्त हो रहे हैं। आधुनिक काल की अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अगर आधुनिक काल को ले तो 150 साल में यानी 150 बरिस में, 150 ही बरिस में कई युग बीत गए हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, सब 150 में निपट गया है। और जबकि यहाँ यहाँ रीतिकाल 200 साल अकेले चला है, भक्ति काल 300 साल अकेले चला है। लेकिन यहाँ आधुनिक काल में देखें तो 150 साल में आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग भी समाप्त, द्विवेदी युग भी समाप्त, और छायावाद भी समाप्त, प्रगतिवाद समाप्त, प्रयोगवाद समाप्त, नई कविता समाप्त, समकालीन कविता समाप्त, सब समाप्त होता चला गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नव लेखन युग के नाम दिए गए हैं। ये बता अभिन्न नाम भी दे रहे हैं कि जैसे में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब 150 वर्ष में क्या हो गए हैं, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, ये तो कालों की घटती अवधि एक और है। दूसरी ओर मैं बात करूं कि इसका विवेचन, इसकी व्याख्या उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है, यानी कि समय घट रहा है, युगों की अवधि या समय काल कम होता जा रहा है, लेकिन उसमें जो मैटर है वो ज्यादा मिल रहे हैं, उसका विस्तार और ज्यादा हो रहा है। लिखने पर उसमें पेज की कमी हो रही है, पेज ज्यादा लग रहे हैं। जितने कम समय में जो युग है उसको लिखने में उतना ही ज्यादा पेज लग रहा है। कैसे? आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण जो 2002 विक्रमी या तदनुसार 1945 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ है, उसकी अगर बात करें तो उसकी अनुक्रमणिका को निकाल ले, यानी विषय सूची को निकाल ले वहां तक का, तो कुल देखा जाए तो 630 पेज हैं। और 630 पृष्ठों में देखा जाए तो काल विवेचन का बंटवारा इस प्रकार है। जैसे अपभ्रंश काल, उन्होंने अपभ्रंश काल के लिए 20 पेज दिए हैं। देखिए, सबसे कम अपभ्रंश काल के लिए सबसे कम 20 पेज, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा वर्ष तक ये रहा है, 500 साल तक अपभ्रंश काल रहा है, 20 पेज में समाप्त हो गया। वीर गाथा काल जो 300 साल तक रहा, 27 पेज में निपट गया। भक्ति काल नहीं, वीरगाथा काल जो 350 वर्ष का था, 27 पेज में निपटा है। भक्ति काल जो 300 साल का है, 150 पेज लिया है। रीतिकाल 200 साल का है, ये भी 150 पेज लिया है। यानी पेजों की संख्या बढ़ रही है, ये 200 का है, 150 पेज ले लिया है। आधुनिक काल जो उनके पुस्तक में देखा जाए तो 85 साल का है, लेकिन 280 पृष्ठ में उन्होंने 85 वर्ष का आधुनिक काल लिखे हुए हैं और 280 पेज ले गए हैं। तो ये चीजें बता रहा है कि पेजों की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। आरंभ में 6 पृष्ठों में काल विभाग है। शुरुआत के 3 पृष्ठों में, 6 पृष्ठों में नहीं, 3 पृष्ठों में काल विभाग किए हैं, यानी काल विभाजन दिया हुआ है। तथा आदि काल का सामान्य परिचय है 3 पेजों में। ठीक है, तो 3 पेज 27 ये हो गया, 3 पेज और जोड़ देंगे तो 630 हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। कह रहे हैं कि विवेचन और विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात आपको देखने को मिलेगा, लगातार बढ़ते हुए। यानी अपने किताब में भी बता रहे हैं कि इसी प्रकार से मेरे भी किताब में है कि मैं आदि काल में कम पेज दूंगा, उससे ज्यादा भक्ति काल में मिलेगा, उससे ज्यादा रीति काल में, उससे ज्यादा, मतलब इसी तरीके से बढ़ता हुआ मिलेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि आधुनिक काल का समापन और विचार संचार काल का आरंभ नए सहस्त्राब्द से माना गया है। नए सहस्त्राब्द, शताब्दी मतलब 2000 से। इस प्रसंग का विवेचन अंत में द्रष्टव्य है। और कह रहे हैं कि इस प्रसंग का विवेचन जो है अंत में दृष्टव्य है, यानी अंत में दिया गया है। अब यहाँ आते हैं, अब ये 1 नंबर समाप्त हो गया, यानी काल विभाजन इनका समाप्त हो गया। काल विभाजन में इन्होंने बताया कि मैंने कुछ अलग से काल विभाजन नहीं किया है, मैंने शुक्ल जी का ही काल विभाजन लिया है, बस मैंने ईसवी सन में परिवर्तन किया है। ठीक है, आगे देखें। अब 2 नंबर आ गया। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर पे क्या है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि 2 नंबर का जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है हिंदी का स्वरूप। इसका नाम है हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र। ये हमको जानना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो अब जो मैं
दो नंबर का ये शीर्षक चूंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्होंने काल विभाजन अनुक्रमणिका में ये लिख चुके हैं। आप वहाँ अनुक्रमणिका में जाएंगे तो 2 नंबर पे ये देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा। तो उन्होंने लिखा है कि 2 नंबर पे क्या है, हिंदी का स्वरूप हम पढ़ेंगे कि हिंदी का स्वरूप क्या है, कैसा हिंदी होता है, और फिर लिखे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन से हैं। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास के कह रहे हैं कि इतिहास के हाँ, इतिहास के रोचक और कुछ करूड़, है ना, इतिहास के रोचक और कुछ करूड़ अंतर विरोधों में से एक यह है कि तराना ए हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए। कह रहे हैं कि सबसे विरोध की बात और करुणा और अंतर विरोधों की बात ये है कि जो व्यक्ति अपने को हिंदी कहने वाला है, अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाला प्रसिद्ध जो शायर है, वही सबसे पहले पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में से हुआ। तो कितनी विरोध की बात है कि वो व्यक्ति अ, हिंदी कहता था अपने आप को और वो अपना वतन को हिंदुस्तान कहता था। ठीक है, तराना ए हिंद का गायक है वो, और उस व्यक्ति की बात किया जा रहा है, और वही जो है पाकिस्तान की मांग भी कर रहा है, सबसे पहले प्रस्तावक भी है। तो ये कितना विरोध है, इन दोनों में कितना विरोध है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की मांग करता हो अपने अपना वतन हिंदुस्तान कैसे बता सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर्विरोधों में से एक यह है कि तराना ए हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर वो और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के प्रारंभिक प्रस्तावकों में हुए, ये लोग थे। तो है ना विरोध की बात, पर कोई बात नहीं। पर यह अंतर्विरोधों का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरोधों का सामंजस्य है। जैसे शुक्ल जी ने लिखा है कि विरोधों का सामंजस्य, ठीक है, क्या लिखे हैं, विरोधों का सामंजस्य, शुक्ल जी ने खुद लिखा है कि विरोधों का सामंजस्य। तो शायद यही सब उसमें कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारा विरोध है, एक बातें दूसरे बातों को विरोध कर दे रही है, ठीक है, और तो तर्क बैठ नहीं रहा है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। कह रहे हैं कि अंतर्विरोधों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत है, आधारभूत तत्व है, यही तो आधारभूत तत्व है। कैसे भैया, कैसे ये आधार बना? कह रहे हैं कि यू अंतर्विरोध का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है। कह रहे हैं कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है, ये प्रमाण है कि वो जिंदा है, जिंदा होने का प्रमाण है अंतर्विरोध होना। कह रहे हैं कि पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है, यही तो गर्व है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बात ध्यान से, इसमें जो बात है ना उसी को कह रहे हैं कि यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो उनके अंतर्विरोधों को अपने में समाये हुए है। इसमें जो बात बात को ध्यान से देखने पर कह रहे हैं कि इससे हिंदू की मानसिकता की वह शक्ति नजर आती है, इसमें टकराहट वाली विरोध वाली जो शक्ति इसमें नजर आती है। फिर कह रहे हैं कि इन अंतर विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी
धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यतः आस्था लाने का आदेश नहीं देता। अब ये बात कह रहे हैं कि इन अंतर विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद क्यों मिली। कह रहे हैं कि शायद इसीलिए उनको मिली कि वो किसी भी धर्म ग्रंथ या विशेष व्यक्ति विशेष पर अनिवार्य रूप से अपनी आस्था अपने धर्म को लाने का आदेश नहीं देता। वो बोलता है कि भैया जो मन में आए उसकी भक्ति करो, चाहे जो धर्म अपना सकते हो वो अपनाओ, छूट है ये चीजें। इसलिए आस्तिक नास्तिक, आस्तिक भी और नास्तिक भी, ब्राह्मण भी, शैव भी, मूर्ति के पूजा करने वाले भी और मूर्ति का प्रतिमा भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने वाले, सब उसके प्रवाह में शामिल है, सब एक साथ उसमें शामिल है। तब अंतर विरोधों का उपजना स्वाभाविक है। और जब सभी एक साथ शामिल हैं तो जाहिर सी बात है अंतर विरोध तो होगा ही। आस्तिक नास्तिक का विरोध करेगा, नास्तिक आस्तिक का विरोध करेगा, ब्राह्मण शैव मूर्ति पूजक और ये जो है मूर्ति भंजक का विरोध करेंगे, मूर्ति भंजक इनका विरोध करेंगे, विरोध तो होगा। ये अंतर विरोधों का उपजना स्वाभाविक है। और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको समन करने का आदी होता गया। और हिंदू का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो धीरे धीरे इनको जो है समन करने का आदी हो गया। वो समझ गया कि सब एक ही में है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना, यहाँ धर्म संस्थागत या किसी संस्था के अंतर्गत नहीं बना। कैसे बना? वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया है। ये आंतरिक जिजीविषा का एक रूप हो गया है। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटाने पर भी बराबर बनी रहती है। यानी वो उसके मिटाने पर भी ये क्या है, बराबर बनी रहती है। और लिख रहे हैं कि हिंदू मानस के अनेक अंतर विरोधों में सबसे दिलचस्प है। हिंदू मानस के अनेक अंतर विरोधों की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि उसमें सबसे दिलचस्प है क्या? सूक्ष्म अद्वैत दर्शन, अद्वैतवाद, सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत, ये दिलचस्प चीजें हैं। जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व, तत्व चिंतन की सूक्ष्मतम भाव भूमि अद्वैत की परिकल्पना है, जहां संपूर्ण यथार्थ एक ब्राह्मण की सत्ता की ही विविध रूप अभिव्यक्ति है। कह रहे हैं कि जहां पर संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता, अद्वैतवाद में ब्रह्म की पूजा होती है, वो ब्रह्म को मानता है, वो सब कुछ एक ही मानता है कि संपूर्ण केवल ब्रह्म है। यानी सारी सत्ता वहीं से स्टार्ट होती है। यानी जहां संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही विविध रूप अभिव्यक्ति है, यह अद्वैत्व भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है। उनका मानना है कि हर मनुष्य ब्रह्म ही है, मनुष्य के अंदर क्या है, ब्रह्म ही है। वो सांसारिक माया में भटका हुआ है, बस इसलिए अलग है, वो ब्रह्म है। जिस दिन उसे सत्य का ज्ञान होगा वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि अद्वैत्व है, यानी ब्रह्मा में, यानी उस शक्ति में और मानव में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और कह रहे हैं कि विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये चीजें हमें समझना नहीं है, ये बता रहे हैं, अपना इतिहास लिखने से पहले भूमि तैयार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी, और कहीं भी इसको देखना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा, अब कह रहे हैं कि वहीं पर जाति प्रथा का स्थूल रूप, स्थूल रूप का मतलब कि मोटा मोटी रूप मिलता है। तो जाति का सूक्ष्म रूप नहीं मिलता, मोटा मोटी रूप मिलता है। कैसे? जन्म के आधार पर, जाति की मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, ये भारत में मिलेगा स्थूल मोटा मोटी वाला। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है, कह रहे हैं कि जो जातियों का जो जाल फैला हुआ है यहाँ पर भारत में, और उसका जो वर्गीकरण किया गया है इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लेकर के एक टिप्पणी करते हैं, और उस टिप्पणी को अन्यास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। अर्थात आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कह दूं कि ये तुम मुझसे नीचे हो और वहां पे ये जाति समाप्त हो जाती है, तो नहीं भैया, वो भी उसके भी नीचे कोई है, उसके भी नीचे कोई है। यानी नीची से नीची समझे वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति को ढूंढ लेती है। और लेखक कह रहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि और यह व्यंग नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं व्यंग है, व्यंग नहीं है भैया, ये व्यवहारिक सत्य है, ये वास्तविकता है, ये प्रयोग में है, आप देख सकते हैं, आपके समाज के बीच में है। तो एकत्व कह रहे हैं कि तो एकत्व का परम रूप अद्वैत्व में और वैविध्य की बहार जाति प्रथा में, ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। एक और कह रहे हैं कि अद्वैत्व यानी सब एक है, आत्मा परमात्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है, बस ज्ञान की कमी है जिसकी वजह से वो शरीर के रूप में सांसारिक माया में फंसी है, अन्यथा कोई भेद नहीं है। और फिर यहाँ जाति प्रथा के अनेक, दूसरी ओर जाति प्रथा के अनेक भेद हैं, वैविध्य की बहार है, देवता भी अलग हैं, जाति भी अलग है, मनुष्य भी अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान से समाये है, और ये दोनों विरोध की चीजें हिंदू व्यवस्था में इत्मीनान से एकदम समाया हुआ है, घुसा हुआ है। इसी तरह दैव विधान, इसी तरह दैव विधान, देवताओं का भी विधान इसी तरीके से हुआ है। बहुत सारे 33 करोड़ देवताओं का विधान किया गया है। कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही अंतर विरोध, आगे लिखते हैं कि कुछ ऐसा ही अंतर विरोध हो, विरोध भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में भी मिलता है। काव्य शास्त्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा ही अंतर विरोध दिखता है। कह रहे हैं कि एक और कैसा भैया, एक और रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन मिलता है जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचता है, रस सिद्धांत। और दूसरी ओर देखा जाए तो अलंकारों का सिद्धांत एक चलता है, ध्वनियों का, तमाम तरीके का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण किया गया है। अब देख सकते हैं रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, तमाम सिद्धांत मोटा मोटी बांटा गया है। तो कह रहे हैं कि रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन किया गया है और दूसरी ओर अलंकार, ध्वनिया, वक्रोक्ति इत्यादि में वर्गीकरण किया गया है, जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। तो बाबू गुलाब राय कहते हैं कि इसको देख करके, जिस तरह विभाजन किया गया है उस तरीके से देख करके कहते हैं कि ये तो हिंदू जाति की प्रथा का याद आ जा रहा है। ऐसे ही हिंदू जाति, हिंदुओं की जाति प्रथा चलती है, बांट दिया गया है, ये है, ये है, ये है। जैसे यहाँ पे अलंकार है, ध्वनि है, रस है, वक्रोक्ति है, इस तरीके से विभाजन किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये बात कहते हैं कि ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौड़ों में भी और, या अल्लाह गौड़ों में भी और, मतलब जब आप बात दे कि ये प्रमुख है, ये गौड़ है, तो फिर गौड़ में भी विभाजन। तो वही चीज कह रहे हैं कि या अल्लाह गौड़ों में भी और। अरे भाई, एक तो प्रमुख तुमने बता दिया, दूसरा गौड़ बता दिया कि ये प्रमुख चीजें हैं, ये गौड़ चीजें हैं, अब गौड़ में भी विभाजन कर दिए। तो कह रहे हैं कि वाला किस्सा याद किया, कह रहे हैं कि या अल्लाह गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छदम भेषधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी और। मैं उन भेदों को गौड़ तक यानी मोटे मोटे भेद तक ही सीमित रखूंगा। सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके भेद, ये जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये देखने को आपको मिलेगा। आगे कहते हैं कि अपने चिंतन में ही नहीं, अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारे दो आदि काव्य हैं, यानी कि हमारे पास दो आदि काव्य हैं, शुरुआती काव्य हैं। कौन कौन? एक रामायण और महाभारत। यहां पर भी विरोध दिखाई देता है। कैसे?
अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों ग्रंथ अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा को गाता है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप चित्रित करता है। एक में आदर्श की चरम गाथा चित्रित की गई है तो दूसरे में यथार्थ का नग्न रूप दिखाया गया है। एक में सच्चाई दिखाया गया है, एक में आदर्श दिखाया गया है। एक में बनावटी है, एक में ये दिखाया गया है कि इस टाइप से आप बनो, पर वैसा कोई बनता नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। दूसरा यथार्थ को दिखाया गया है, जो हो रहा है, जो सच में है। आगे देखिए क्या है, कह रहे हैं कि कथा का मूल ढांचा दोनों जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका है। कह रहे हैं कि दोनों की कथा भारतीय हिंदू परिवार की ही है और हिंदू परिवार के भाइयों के आपसी संबंधों पर ही दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं। दोनों लिखे एक ही विषय पर गए हैं, पर इन संबंधों की दिशा अलग अलग है। पर इनके जो संबंध हैं वो अलग अलग हैं, उनकी दिशा अलग अलग है। कैसे? कहने कि रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर हैं कि दूसरा गद्दी पर बैठे। कह रहे हैं कि रामायण के भाई इस बात के लिए लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं या परेशान हैं कि हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, भाई साहब गद्दी पर बैठेंगे, यानी दूसरा गद्दी पर बैठे, हम नहीं, हम उसके लायक नहीं हैं। जबकि महाभारत में इसका उल्टा है, उसमें एक भाई दूसरे भाई को सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। गद्दी तो दूर की बात है, वो चाहता है हम गद्दी पर बैठे और दूसरे भाई को जो है सुई के नोक भर के बराबर जमीन भी न दे। तो ये अंतर विरोध हो रहा है यहाँ पर। क्या यह एकदम आकस्मिक है? लेखक कह रहा है कि ये सब विरोध जो है क्या अचानक हुआ कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? क्या ये अचानक बातें हैं, आकस्मिक बातें हैं? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर विरोधों का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? अगर आप सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम की वजह से ये विरोध है, तो ये भैया तो दोनों ग्रंथ जो है आपके हिंदू के हैं, फिर इनमें कहां से अंतर विरोध आ रहा है? इन दो, ये एक सामान्य चीजों को ये दिखा रहे हैं। इसीलिए लेखक बताना चाह रहा है कि जो आदिकाल का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो बहुत अंतर विरोधों की चीजें हैं। तर्क पर वो बैठता नहीं है। जैसे कोई बात अगर कोई कहता है कि ये ऐसे हुआ, तो उसका विरोध भी दिखाई देने लगता है दूसरी जगह पर। कह रहे हैं कि इन दो छोरों, जैसे हम कहते हैं कि उस समय प्राचीन युग में कभी भी सभी लोग प्रेम से रहा करते थे, तो जैसे कभी सभी लोग प्रेम से रहा करते थे कहा जाता है, तो तुरंत कोई कह देता है भैया महाकाव्य क्या है, अरे महाभारत क्या है। महाभारत में कैसे तब फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो तुरंत विरोध हो जाता है, विरोध की भावना हो गई कि यदि वहां मिल के रहते थे तो यहाँ फिर ये ग्रंथ लिखा कैसे गया। इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। कह रहे हैं कि इन्हीं दो छोरों में पूरा हिंदू जाति का विस्तार समा गया है। अंतर विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। कह रहे हैं कि इन अंतर विरोधों के बीच अपने आप को गतिशील बनाए रखने की जो क्षमता है, वो अब तक चली आ रही है। तभी तो संभव हुआ कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यवर्त में मनु महाराज ने लिखा था। मनुस्मृति, वही तो कह रहे हैं कि तभी तो संभव है कि एक देश में एक संविधान बहुत पहले लिखा गया, स्वतंत्र आर्यवर्त में, जो मनु महाराज ने लिखा था मनुस्मृति के नाम से। और दूसरा देश के फिर से एक स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा, और दूसरा संविधान देश के स्वाधीन होने पर अंबेडकर जी ने लिखा। अब दोनों में अंतर दिखाया जा रहा है, दोनों में विरोध चीजें दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाया गया है इस चीज को देखिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो मनु महाराज ने अपना मनुस्मृति लिखा, तो मनु के विधान में देखा जाए तो अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था। इन्होंने कहीं भी अंबेडकर के लिए स्थान नहीं दिया। अंबेडकर का मतलब कि अंबेडकर जिस समुदाय से आते थे, जिस जाति से आते थे, उनके लिए मनुस्मृति में कोई स्थान नहीं है। लेखक कह रहा है कि कोई स्थान नहीं था या नहीं जैसा था, मतलब नहीं था। लेकिन जब अंबेडकर का विधान आता है, अंबेडकर जब संविधान लिखते हैं, तो उसमें मनु के लिए पूरा स्थान देते हैं। मनु का मतलब क्या? जिस समाज से, जिस समुदाय से मनु आते थे,
उनके लिए उन्होंने पूरा स्थान अंबेडकर ने उसमें दिया है। अंबेडकर उस चीज का विरोध नहीं करते कि उन्होंने हमें स्थान नहीं दिया या हमारे समुदाय को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। अंबेडकर के विधान में देखा जाए तो मनु के लिए भी पूरा स्थान है। आगे कहते हैं कि इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली है। कह रहे हैं कि इतिहास चक्र की यह जो विलक्षण गति है इस सारे समाज और दार्शनिकों को परेशान करने वाली है। और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। कह रहे हैं कि तब ये बात समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई। जबकि लेखक कह रहा है कि धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की शक्ति रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि धर्म अगर सामान्य रूप से देखा जाए, अगर ये जीवन को धारण करता है तो कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो तब है कि उससे जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए, उम्मीद की जाए कि वो जो है इस अंतर्विरोधों को धारण करे। आगे लिखते हैं कि धारण करने की शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाहमानता दी है। कह रहे हैं धारण करने की यही शक्ति या इसी शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता बनाया और प्रवाहमानता बना दिया। कह रहे हैं कि यह ठीक है कि इस संस्कृति का मूल आधार आर्य संस्कृति रही। कह रहे हैं कि ये मैं मान रहा हूं कि इसका जो मूल आधार है, एकदम शुरुआती सेंटर पॉइंट है, वो आर्य संस्कृति है, जो आर्य लोग भारत में आए। पर बहुत बड़ा इसका अंश, लेकिन वो बस उसका थोड़ा ही अंश है। इसका बहुत बड़ा अंश तो आर्यतर सभ्यता का है, आर्यों के बाद की सभ्यता का है, जो बाहर से लोग आए, अगामों का है। अगामों मतलब जो बाहर से आए। बौद्धों का है, बहुत हिस्सा इसमें बौद्धों का भी शामिल है, जैनों का भी शामिल है और सिखों का भी शामिल है। फिर इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव भी इस पर है। सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है। कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की धारा केवल आर्य संस्कृति से नहीं बनी है। भले भारतीय संस्कृति की जो मूल धारा है वो आर्य संस्कृति है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति की बनावट है, जो भारतीय संस्कृति की धारा का निर्माण हुआ है, वो आर्य संस्कृति से भी हुआ है और भारत में आने वाले विदेशियों से हुआ है, बौद्धों से भी हुआ है। सभी का प्रभाव इस पर झलकता है। जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण है, प्रसन्न आशंसा का कारण है। अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। कहने कि इस अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद भी यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील चल रही है। कह रहे हैं कि अब आइए हिंदू देवमाला। हिंदू देवमाला का मतलब कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवताओं की एक माला है। ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदू देवमाला इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हो गए, बहुत सारे देवता हो गए और लोकप्रिय भी हो गए। अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता थी। इसीलिए जब कोई किसी के विचारों को नहीं मानता, अपना अलग ईश्वर पैदा कर लेता, अलग ईश्वर धारण कर लेता, अलग ईश्वर का जन्म दे देता, अलग ईश्वर का नामकरण कर लेता। कह रहे इंद्र में योद्धा। अब कैसे बांटा देवताओं को, कैसे बांटा? अब देवताओं को जैसे बता रहे हैं, कोई युद्ध का देवता कर लिया, किसी को संगीत का देवता कर लिया, किसी को शिव में सबसे बड़े योगी का योग का देवता शिव को कर लिया, वैसे ही भोगी का देवता कर लिया, उसी वैसे ही ज्ञानी का देवता बना लिया, किसी को भोलानाथ बना लिया, किसी को कृष्ण में प्रेमी का बना लिया, कूटनीतिज्ञ का भी बना लिया, दार्शनिक का बना लिया। कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञता और दार्शनिक की चीजें बना लिए, मतलब ये इनके भगवान है। ये सब चाहिए तो कृष्ण की पूजा करो, ये चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, ये चाहिए तो कामदेव की पूजा करो, ये चाहिए तो इनकी पूजा करो। मतलब ऐसे ऐसे हमने क्या कर लिया, बांट दिया।
तो कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोध तत्व का आभास ही नहीं होता। जैसे अब विरोध कैसे है, तो कह रहे हैं कि जैसे बंटवारा भी हुआ है तो कोई कोई देवता दो दो चीजों का है। जैसे देखिए कह रहे हैं कि जो इंद्र हैं वो इंद्र योद्धा भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं, ये विरोध है। शिव सबसे बड़े योगी भी हैं और भोगी भी हैं। भैया कैसे दोनों हैं। फिर कह रहे हैं कि ज्ञानी और भोलानाथ भी हैं, और ज्ञानी भी हैं और भोलानाथ भी हैं। कैसे भैया ये सब चीजें एक ही साथ कैसे है। कृष्ण में देखा जाए तो कृष्ण प्रेमी भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं और दार्शनिक भी हैं। कैसे एक साथ हो रहा है। सब चीजें परस्पर विरोधी पक्ष एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, सहसा उनके विरोधत्व का आभास ही नहीं होता। और इस प्रकार से ये घुल मिल गए हैं कि हमें इनके विरोधत्व का आभास नहीं होता। अब हम समझते हैं कि हाँ होगा, अब हम उस पर विचार ही नहीं करते कि आप दोनों चीजें तो विरोध की है। जो योद्धा होगा वो संगीत प्रेमी कैसे होगा, जो योगी होगा वो भोगी कैसे हो जाएगा, जो ज्ञानी होगा वो भोलानाथ कैसे हो सकता है। वो भोला कैसे हो सकता है। भोला तो उसे कहते हैं ना कि उसको कुछ नहीं समझ में आता, बड़ा भोला है। तो जो ज्ञानी है वो फिर भोला कैसे है। जो प्रेमी है वो कूटनीतिज्ञ कैसे कर सकता है, कूटनीति कैसे कर सकता है जो सबसे प्रेम करता हो। तो ये तमाम चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं विरोध करती हैं, और विरोध करते हुए परस्पर एक दूसरे से घुल मिल गई हैं कुछ इस तरह की हमें आभास ही नहीं होता। फिर कह रहे हैं इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिकों और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। कह रहे हैं कि इन विरोधों और इन समरसता के बीच देश के जो दार्शनिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने जीवन जीने के लिए एक जीवन की एक समग्र और समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए कि इसका अर्थ उसको समझाना चाहा। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का मूल चरित्र क्या है, यही है भैया कि उसमें खुदे विरोध है, विरोधों का ही सामंजस्य है। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी, अब भाषा की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया था कि इसका नाम क्या है। जो दूसरा शीर्षक है इसका नाम क्या है, हमने बताया कि हिंदी का स्वरूप है और हिंदी भाषा क्षेत्र है। तो अब तक हिंदी का स्वरूप हमने पढ़ा। अब जो है हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी हुई, इसी चरित्र ऊपर जो हिंदू धर्म है का मूल जो चरित्र है, जो अंतर्विरोध वाला, उसी से जो है हमारी हिंदी भाषा की प्रकृति भी जुड़ी हुई है। यानी हिंदी भाषा में भी विरोध है। देखिए कैसे विरोध है, उसी चीज को दिखाएंगे, और उसी विरोधों का सामंजस्य ही हिंदी भाषा है। कह रहे हैं भाषाओं के लंबे इतिहास में बहुरूपी भाषा का अस्तित्व है। बहुरूपी का मतलब कि इसके बहुत से रूप का अस्तित्व है, और कहीं ना कहीं मिलता भी है, देखने को भी मिलता है। जैसे भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत 18 बोलियों के वैविध्य को देखा जाए। कह रहे हैं कि विभिन्न जनपदों में आप घूमेंगे तो आपको 18 बोलियां मिलेंगी। कितनी बोलियां मिलेंगी? 18 बोलियां मिलेंगी, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती है। आज जब उनको देखेंगे वो हिंदी में ही आ रही है, लेकिन जब उनको देखेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। आगे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है, फिर भी हिंदी भाषा उन
सहज भाव से धारण कर रही है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसीलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में जगह जगह दिखाई देती है। और यही कारण है, यही विरोधों की जो भावना रही है हिंदी भाषा में, जिसको लेकर के ग्रियर्सन के विचार द्वैत की भावना में जगह जगह दिखाई देती है, द्वैत में पड़ जाती है कि ये है ये हिंदी भाषा दो गो है, एगो ई है एगो ई है, द्वैत की भावना आ जाती है। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में वे लिखते हैं कि इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त क्षेत्र, यानी काठे में, यानी गंगा के समस्त क्षेत्र में, इधर से गंगा का क्षेत्र है, फिर बंगाल में और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियां सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। कह रहे हैं वहां से लेकर के यहां तक अनेक बोलियां हैं और अनेक बोलियां सहित भाषा की दृष्टि में देखा जाए तो एक ही भाषा हिंदी ही है। इग्रियसन भी मानते हैं। कह रहे हैं एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे स्वीकार अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से ठीक ही है और इसे आप नकार भी नहीं सकते। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तान शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं, दो भाषाओं को बोलने वाले हैं। अतः व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और इसीलिए उन्हें व्यवहार में, प्रयोग में या बोलचाल में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होती। ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए और ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए कई भाषाओं को स्वीकार किया जाए और कठिनाई उत्पन्न की जाए। ठीक है, एक ही भाषा रहने दीजिए, बोलते वो अलग है, वो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करते हैं, कह रहे हैं कि जब हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा वैज्ञानिक इनकी परीक्षा करते हैं, इनको जांचते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने, उनको एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इनके मुहावरे और गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। जब उनको वो वर्गीकृत करता है, उसे समाहित करने की कोशिश करता है, तो उन्हें वो अत्यधिक जो है अंतर मिलने लगता है। अत्यधिक क्या मिलने लगता है? अंतर मिलने लगता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि चलिए अब यहां हम लोग देखें, ग्रियर्सन कह रहे हैं कि ग्रियर्सन के काफी पहले विलियम कैरे आए, यानी विलियम से ग्रियर्सन से भी पहले विलियम कैरे थे। विलियम कैरे की बात करें तो 1815 में इसी प्रकार की उन्होंने भावना व्यक्त की थी, इसी प्रकार की उन्होंने भी भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई। उन्होंने भी कहा कि भैया हिंदी क्षेत्र की बोलियां की शब्दावलियों में तो समानता है, फिर भी कहीं ना कहीं रूप तंत्र में कुछ भिन्नता है, अलग अलग हैं। और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली ही निगाह में लिख दिया और उस भिन्नता उन्होंने जांच ली, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये पूरा विस्तार हिंदी का ही है। जैसे वो लिखते हैं अपनी भाषा में, विलियम कैरे,
कि इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा। ये ऐसी बोली है कि इस बोली से मैं पूरे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा, अर्थात पूरे हिंदुस्तान में ये बोली बोली जा रही है तभी तो, और समझी जा रही है। यह स्मरणीय है कि कैरे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है। ये याद रखने योग्य है कि कैरे की जो भाषा सर्वेक्षण है वो अपने ढंग का ये पहला प्रयास है। और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण भी किया था, क्योंकि उन्होंने हिंदी में बाइबिल का अनुवाद भी शायद किया। इसलिए जो है जाहिर सी बात है, भाषा का अच्छे से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया, ये भाषा को अच्छे से समझा, किसे क्या बोलते हैं किसे क्या कहते हैं, तभी तो उन्होंने अनुवाद किया। फिर आगे लिखते हैं कि हिंदी क्षेत्र की, रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां, हिंदी क्षेत्र की, बार बार पूछते हैं ना कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कह रहे हैं कि हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखा जाए तो खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है। और पूर्वी हिंदी में देखा जाए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, 3 बोलियां। और बिहारी में देखा जाए तो बिहारी भाषा में आती है मैथिली, मगही, भोजपुरी, और राजस्थानी में देखा जाए तो मेवाती आती है जिसे अहरावटी भी कहा जाता है, मालवी आती है, जयपुरी जिसको हड़ौती भी कहा जाता है, और मारवाड़ी जिसे मेवाड़ी भी कहा जाता है आती हैं। पहाड़ी हिंदी में देखा जाए तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी, इस प्रकार से देखा जाए सब बांट बूट करके 18 बोलियां दिखाई देती है हिंदी भाषा के अंतर्गत। ये सब हिंदी हैं, ठीक है, भले अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत अंतर और थोड़ा बहुत विरोधों के साथ एक दूसरे के साथ संघर्ष करती हुई, लेकिन एक ही में समाहित है। कह रहे व्युत्पत्ति की दृष्टि से, अगर उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। अगर उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग अपभ्रंशों से इसका विकास हुआ है। बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने कहा कि झांसी जिले के किसान, कह रहे हैं बोधगम्यता, बोधगम्यता का मतलब समझ के आधार पर, समझने की बात, कि एक भाषा एक लोगों की भाषा दूसरे लोगों की भाषा, मतलब एक लोग दूसरे लोग की भाषा को समझ सकें, यानी दूर दूर के एक जिला या एक भौगोलिक क्षेत्र, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की भाषा को समझ रहे हैं, इस तरीके में। तो उन्होंने कहा कि झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले की किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। कह रहे हैं कि झांसी जिले के किसान जो बुंदेली बोलता है, झांसी में बुंदेली है, तो कह रहा है कि बुंदेली बोलने वाले किसान, और गोरखपुर जिला जहां भोजपुरी बोला जाता है, तो कह रहे हैं कि भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, भोजपुरी में अंतर प्रसिद्ध है, क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों में कठिनाई होगी, लेकिन दोनों समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हिंदी के अंतर्गत आती है। कह रहे हैं कि पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए, ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए जो ये ने पर सर्ग लगा है, ने पर सर्ग लगा है, वो पूर्व की हिंदी या पूर्वी में अवधी और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो नोट करेंगे, कभी कई बार ये पूछ भी लेता है। तो पश्चिम की बोलियों में जो कर्ता कारक के लिए जो प्रसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है, वो जो है पूर्वी हिंदी में अनुपस्थित है, अवधी और भोजपुरी में देखा जाए तो। फिर कह रहे हैं कि पश्चिमी में भविष्यत, पश्चिमी भाषा की बात करें, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो उसमें भविष्य काल के लिए ह का प्रयोग होता है और ग प्रत्यय है, ह और ग प्रत्यय लगता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में जैसे जाएगा, खाएगा, गयल ह, जाइब, मतलब ह और ग प्रत्यय लगता है पश्चिमी भाषा के बोलियों में भविष्य काल के लिए। तो पूर्वी हिंदी में देखेंगे ब लगता है, ब, जय ब, जैसे नहीं कहते हैं कि स्कूले जय ब, मतलब स्कूले, मतलब जाए के बा, जाए के बा मतलब भविष्य की बातें कर रहा है।
भविष्य की बातें। तो इसमें ब शब्द का यूज करता है पूर्वी हिंदी में। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में अगर हम बात करें, दूसरी ओर पूर्वी हिंदी में भूतकाल के लिए अगर देखा जाए तो अल शब्द का प्रयोग करते हैं या इल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अल या इल लगता है, जैसे आ गयल। आ गयल मतलब आने का कार्य भूतकाल में समाप्त होगा, ठीक है। या इल लगी, आइल गइल, ठीक है। उ गइल, वो तो स्कूल चल गइल, तो गइल मतलब बीत गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्यय पश्चिमी की बोलियों में नहीं है, और ये प्रत्यय जो है पश्चिम की बोलियों में नहीं है। उसी प्रकार अस्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है। कह रहे हैं कि भोजपुरी में जो अस्वर का उच्चारण होता है वो बांग्ला भाषा के निकट दिखाई देता है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। और पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों से अलग वो बांग्ला से मैच करता हुआ दिखाई देता है। तो ये विरोध हो गया ना कि भैया जब बांग्ला से मैच कर रहा है तो उसको काहे लिए हिंदी में शामिल किए हो यार, ठीक है। वो हर जगह देखें तो पश्चिमी की बोलियों से विरोध कर रहा है, ने लग रहा है तो कुछ अलग लगा रहा है, वो ह लगा रहा है, ग लगा, ठीक है। अर्थात उसका मिलाप तो बांग्ला से ज्यादा है, तो उसको बांग्ला में शामिल करो। लेकिन फिर भी वो हिंदी में बोली जाती है और हिंदी भाषी के लोग उसको समझ भी लेते हैं। तो कहना है कि इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा था तथाकथित हिंदी की बोलियां है। उन्होंने लिखा कि तथाकथित ये भी हिंदी की बोलियां हैं। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबंध नहीं मानते। उनकी सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं हैं। वो कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र में जो है 5 उपभाषाएं मिलती हैं, एक भाषा से जुड़ी हुई तो है ये है, लेकिन उसमें विभाजन है। वो बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी पहला उपभाषा, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी बिहारी, चौथी राजस्थानी, पांचवी पहाड़ी। किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण के 5 अलग अलग जिल्दों में क्रमशः उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि वर्णित है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य है। ग्रियर्सन के अनुसार देखा जाए तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य दिखाई देती है। और कह रहे हैं कि और तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों को केंद्र, तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है, और सभी का केंद्र सेंटर पॉइंट जो है पश्चिम हिंदी को मान लिया। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम वो मध्य देश की भाषा को पश्चिमी हिंदी का केंद्र में रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने माना है, उन्होंने अपनी भूमिका में ये भी बात लिखा है कि अगर मुझे कहा जाए कि भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखो तो सबसे पहले इनमें से किसे सबसे पहले रखेंगे, पहला नंबर पर किसे रखेंगे, तो उन्होंने कहा पश्चिमी हिंदी, मध्य देश की जो पश्चिमी हिंदी है वही पहले आएगी, उसको पहले क्रम पे रखेंगे। और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी हिंदी, हिंदवी, हिंदवी कहा जाता था। बहुत सारे कवि हैं जब लिखते थे बहुत पहले से हिंदी, हिंदवी, हिंदी इन सभी बोलियों में, चाहे किसी भी भाषा में लिख रहे हों, वो अपनी भाषा को हिंदी ही कहते थे, और आज भी हिंदी कहते हैं, आज भी हिंदी कहा जाता है। जैसे कबीर और मुल्ला वजही, जायसी, तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु सब के सब, चाहे मैथिली, सरगुप्त, निराला, अज्ञे, समान रूप से अपनी भाषा को हिंदी के कवि, यानी अपने आप को हिंदी का कवि ही मानते हैं, अपनी भाषा को हिंदी ही बताते आए हैं। चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे मुल्ला वजही रहे हों, चाहे जायसी रहे हों, चाहे तुलसी रहे हों, चाहे सूर रहे हों, जबकि सबकी भाषा अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी वो अपने आप को हिंदी का कवि ही मानते आ रहे हैं। वो खुद मानते हैं इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है, और इनकी रचनाओं का जो इतिहास लिखा जाएगा वो हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप में हिंदी के निकट हैं, पर साहित्यिक संदर्भ में
उर्दू के विरोध है? कह रहे इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना और बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं। बिहारी बिहारी के प्रसंग मतलब रीतिकाल के जो कवि बिहारी हैं उनके प्रसंग में लिखते हैं कि यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के रचना के युग में भी अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख जो है सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा है, यानी बिहार का जो मुख है, यानी वो बता रहे हैं कि उस समय जो है बिहार का ब्याह जो है उत्तर पश्चिम की ओर अयोध्या के राजकुमार राम जी से हुआ था। तो इससे ये पता चल रहा है कि बिहार का जो मुख है वो बंगाल की ओर नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश की ओर था। फिर आगे कह रहे हैं कि तो उस समय उत्तर प्रदेश तो था नहीं, तो इसलिए उत्तर पश्चिम की ओर बोल दिया गया है। बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे और बंगाल की ओर से देखा जाए तो उस पर हमेशा आक्रमण होता रहा है, शत्रुतापूर्ण। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं और यही कारण है कि लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। अच्छा, ये बिहारी रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिहारी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ मैंने गलत बोल दिया था तो उसे सुधारेंगे। बिहारी हिंदी की बात है कि बिहारी के प्रसंग में वो लिखते हैं। आ जाइए। किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बांग्ला की बहन है और पश्चिमी की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। कह रहे हैं कि जो बिहारी है, ग्रियर्सन बताते हैं कि जो बिहारी बोली है वो देखा जाए रियलिटी में तो वो बांग्ला की बहन है, तो यानी उसका ज्यादा घनिष्ठ संबंध बंगाल से है, बांग्ला भाषा से है, और पश्चिमी बोली से तो उसका दूर का संबंध है, बहुत दूर का रिश्ता है उसका। भारत का भाषा सर्वेक्षण भूमिका इतने पर उन्होंने लिखा है, जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच, अच्छा यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, अब नहीं कटेगा, अब सही हो गया, ठीक है, चलिए अब सही है। यहां लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है, तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहां की बोलियों का व्याकरण बांग्ला जैसा है। कह रहे हैं कि बिहारी भाषिक स्थिति इससे प्रकट नहीं होती कि वहां की बोलियों का जो व्याकरण है वो बांग्ला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी हुई है कि वहां के निवासी अपने काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसी कृत रामचरितमानस है, न कि कोई बांग्ला का काव्य है। अर्थात वो बांग्ला का न बांग्ला भाषा बोलते हैं, न बांग्ला की उनका जो है व्याकरण ग्रंथ व्याकरण है उनकी, मतलब उनकी बोलियों का व्याकरण बांग्ला जैसा भी नहीं है। मतलब सब कुछ से अलग होते हुए भी
अगर देखा जाए, मतलब जैसे बिहारी की जो भाषा है, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे बिहारी भाषा है वो जैसे उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं, चाहे वो ब्रज है, चाहे खड़ी बोली है, चाहे अवधी है, चाहे बुंदेली है, ये किसी से भी मैच नहीं करती है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा मैच नहीं करती है, तमाम जो है भेद हैं, विरोध हैं। ये ज़्यादा मैच बांग्ला से करती है। तो कह रहे हैं कि बांग्ला से जब मैच करती है तो अर्थात इनको जो है बांग्ला की ओर जाना चाहिए था, बांग्ला के इतिहास ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बांग्ला के साहित्य को पढ़ना चाहिए, बांग्ला भाषा में रचना करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है ब्रज भाषा में ही लिखते हैं अपना कविता, खड़ी बोली में लिखते हैं अपनी कविता, और पाठ्य और पुस्तक जो पढ़ना चाहिए इनको, बांग्ला में पढ़ना चाहिए, जो कृतिवास रामायण है बांग्ला भाषा में उसको पढ़ना चाहिए, तो वो उसके बजाय जो है तुलसी का रामचरितमानस पढ़ते हैं, अर्थात बांग्ला का कोई काव्य नहीं पढ़ते बांग्ला में। तो इससे ये पता चलता है कि भले इनकी बोली बिहारी है जो बांग्ला से मैच करती है, लेकिन उनका उधर मुख था ही नहीं, वो इधर ही थे। अर्थात इससे ये साबित हो जाता है कि हिंदी को या बिहारी को भी हिंदी में शामिल किया जाए, बांग्ला से ये दूर हो गई है, इसीलिए बिहारी को हिंदी में ही शामिल किया जाता है। कह रहे हैं कि और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से ही नहीं, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। कह रहे हैं कि काव्य भाषा का संबंध केवल रचनाकार से ही नहीं होता है, श्रोता और पाठक से भी होता है। अगर आपकी रचना वो पढ़ रहा है तो आपकी भाषा समझ रहा है, तभी तो पढ़ रहा है। इस रूप में वह पूरे जनमानस, जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। एक ओर जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परस्कृत कर देती है। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती मिलती है, क्या कि रामचरितमानस पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, ये किंवदंती है, सुनने को मिलता है, पर जितने वे दिन भर में लिखते थे रात भर में वो मिट जाता था, ऐसा कहा जाता है। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर वो कहते हैं कि तुम जन भाषा में रचना करो और वही अस्थाई होगा। जब जन भाषा में रचना करोगे तो वो नहीं मिटेगा। फिर तुलसीदास ने अपने कथा को भाखाबद्ध किया। यह काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहां की समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप था। अब शुरुआत से देखें तो कभी जो है अवहट था, कभी जो है सदुकड़ी था, कभी जो है अवधि था, कभी ब्रजी था, चलता आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि फिर मध्यकाल में देखा जाए तो ब्रज भाषा हो गया, मध्यकाल में ब्रज भाषा हो गया और अंशतः अवधि, और अब देखा जाए आधुनिक काल में तो यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ। यानी आदिकाल में भी खड़ी बोली था, फिर आके आधुनिक काल में भी खड़ी बोली हो गई। आगे लिखते हैं कि कुमाऊं से सुमित्रानंदन पंत, आगे कहें कि देखिए इसको समझने के लिए, कुमाऊं भाषा जहां पहाड़ी बोली है, तो कुमाऊं से सुमित्रानंद, बैसवाड़े से निराला, और ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा, ब्रज वाली भाषा से, और भोजपुरी वाली भाषा या बोली से प्रसाद जी आकर के एक ही खड़ी बोली में रचना करते हैं। ये तीनों चारों लोग, जबकि इनकी भाषाएं अलग अलग हैं।
फिर भी आकर के इन्होंने एक ही खड़ी बोली को आधार बना करके काव्य आंदोलन को जन्म दिया, यानी छायावाद को जन्म दिया। जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि है, जो आधुनिक कविता की एक विशेष उपलब्धि है। फिर आगे कहते हैं कि छायावादी कविता इतने इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हुए है, जो घुल मिल करके एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख है। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में विचारकों में राम मनोहर लोहिया इस काम को किए, इनकी ओर ध्यान जाता है। और उर्दू के क्षेत्र में देखा जाए, उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप माना जाता है या एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। और वो हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है जबकि वो खड़ी बोली का ही हिस्सा है। जैसे बिहारी बोली जो है बंगाल का ही एक रूप है, ठीक है, यानी उसी से मिली जुली है, उसकी बहन है, फिर भी उससे अलग होकर के हिंदी में आ जाती है। उसी प्रकार उर्दू जो है खड़ी बोली का ही एक अंग है, उसकी बहन है खड़ी बोली की, लेकिन ये फिर क्या हो जाती है, हिंदी से अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। कह रहे हैं कि ये अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बंगला से जो है बिहारी हिंदी का अलग हो जाना, ठीक है। अलगाव का यदि कोई आधार रहा तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही है। और अलगाव का ये कारण बता रहे हैं कि अलगाव क्यों हुआ। ये जो उर्दू है वो दरबार में जुड़ी रही, बड़े लोगों के बीच रही, ठीक है। यद्यपि बाजार से भी इसका संबंध था, बड़े बड़े लोग बाजार में भी आया जाया करते थे इसलिए। और हिंदी का देखें तो हिंदी विविध बोलियों के रूप में जन साधारण में प्रयुक्त होती थी, लोगों के बीच की बोली है ये हिंदी, और ये राज दरबार की बोली है उर्दू। इसीलिए वो राज दरबार में रह गई, शायरों के बीच रह गई, मुशायरों में रह गई, और हिंदी जनता के बीच रह गई। इसीलिए एक कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबंध होने के कारण उर्दू का प्रयोग में अग्रणी रही, वो आगे निकल गई उर्दू के प्रयोग से। और खत्री तथा अग्रवाल जैसे व्यापारी जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, अलग हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जैसी बात करें जैसी की, चलिए ठीक है। बात करें जैसी और रहीम, रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते थे, ये मुसलमान होते हुए भी हिंदी में लिखते थे। और हिंदुओं में जो चकबस्त और सरसार फिराक, जबकि हिंदू थे फिर भी उर्दू में लिखते थे। जैसे कहा गया है कि हिंदू उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। कह रहे हैं कि हिंदू और उर्दू में बोलचाल में अंतर कुछ नहीं है, साहित्य लिखने पर अंतर है। कुछ तो भिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि की वजह से है और कुछ छंद विधान को लेकर के है, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो काव्य भाषा की प्रयोग की विधि में जो अंतर है उसको लेकर के ज्यादा है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूप उर्दू और खड़ी बोली हिंदी के लेखकों विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर के संबोधित या पुकारा गया। जो ब्रज भाषा के लेखक थे उन्होंने उर्दू को जो है यामिनी कहा। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं बल्कि खड़ी बोली
मात्र के लिए था। ये तिरस्कार जो है, आप सोच रहे होंगे कि यामिनी कह के उर्दू का हमने तिरस्कार किया, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि यह तिरस्कार उर्दू का नहीं बल्कि खड़ी बोली का हो गया। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण, इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया। यही सब कारण है कि वो अलग हो गई। और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण। ठीक है, काव्य भाषा की प्रयोग विधि, जैसे हमारे यहाँ जो प्रयोग की विधि रही है उससे उनकी अलग है। इन सब चीज़ों को लेकर के उसमें अलगाव आ गया। उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा। दोनों जगह ये थी, बाजार में भी थी और दरबार में थी। इसीलिए वह उच्च संस्कृति से जुड़ी थी। इसलिए वो उच्च संस्कृति से जुड़ गई, क्योंकि उच्च संस्कृति में उसका प्रयोग हो रहा था। पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी जुड़ी थी। क्यों, उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता बल्कि कहा जाता है। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है। और यह एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर है, क्योंकि हिंदी में शेर कहा नहीं जाता, लिखा जाता है। यही कारण है कि जिसे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है। यही कारण है कि उर्दू में जो उर्दू की काव्य भाषा में जो अर्थ की जो शक्ति है, अर्थ ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो बोलचाल के मुहावरे से लेकर के आती है उर्दू। और और हिंदी में ऐसा कम है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। वो कभी बिंब विधान से नहीं, हिंदी में बिंब विधान कवि खुद गढ़ता है, खुद बनाता है। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता, बनाया जाता है, लिखा जाता है। इसी दृष्टि से यह अंतर विरोधी भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे वो अलग हो जाती है। वो कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी और उर्दू एक ही है, फिर वो जो है काव्य भाषा के स्तर पर वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरण के आधार पर खड़ी बोली से अलग है, फिर भी ये उससे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। साहित्य की दृष्टि पर यानी काव्य भाषा की दृष्टि पर ये क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, एक ही साहित्य का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब कि उर्दू व्याकरण की दृष्टि से हिंदी के निकट है, लेकिन काव्य भाषा के स्तर पर या साहित्य की दृष्टि से वो अलग है, इसीलिए वो हिंदी से अलग हो गया है। जबकि खड़ी बोली से मैथिली अलग है, मैथिली का व्याकरण अलग है। भोजपुरी का भी खड़ी बोली से व्याकरण मैच नहीं करता। अवधी का भी व्याकरण खड़ी बोली से मैच नहीं करता, ब्रज का भी नहीं मैच करता। लेकिन इसका जो साहित्य का निर्माण है, जो काव्य भाषा है साहित्य निर्माण का, वो खड़ी बोली की तरह ही है। इसीलिए ये हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहा जाता है, ये हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इनका जो है हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, इसका शीर्षक है, मैं लिख देता हूँ, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अ, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान। ये है वीडियो, तो इसे हम देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट जो है हमें पुनः अगला वीडियो बनाने की हिम्मत और शक्ति देता है। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको वीडियो मिलने में क्या हो जाती है, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आपने कमेंट किया कि सर वीडियो क्लास से पूरा करा दीजिएगा, तो क्लास से पूरा तभी होंगी जब आप लोग जो है इसे शेयर करेंगे और इसके नीचे जो है कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।